हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, आज उसका 39वां टेस्ट है। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। पिछले टेस्ट में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात की थी जो उच्चतम न्यायालय से ही थे। कुछ अन्य प्रकार के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें आज अपने देखेंगे। आज अपने इस टेस्ट के अंदर बात करेंगे 25 यानी 25 क्वेश्चंस के विषय में। सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 5 से है। हम 5वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। ये संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यहाँ तक अपना हो चुका था। हम उच्चतम न्यायालय के प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों इसका पूरा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि रीट का लगभग सिलेबस आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुका है। आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का सिलेबस भी हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर जो क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं, और आप शाम की टेस्ट सीरीज और सुबह की जो टेस्ट सीरीज हैं उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। पहली बात तो ये बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात कि इसको बढ़ा कौन सकता है। जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये 4 ऑप्शन हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद के द्वारा विधि बनाकर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी संसद ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, विधि बनाकर, संसद के द्वारा विधि बनाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 क्या कहता है कि संसद के द्वारा विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता यानी अन्य अधिकार उसको दिए जा सकते हैं। अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। दोस्तों, आर्टिकल 138 के अनुसार संसद कानून बना करके उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, यानी वो उसके लिए अतिरिक्त उत्तराधिकार और शक्तियों की व्यवस्था कर सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है? अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तीसरा, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो। तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। दोस्तों, कब दे सकता है, यहाँ हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से। यानी हमने कहा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मांग सकता है तो कब मांग सकता है, कैसे मांग सकता है। तो इसका सही आंसर है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कब? अपनी तरफ से नहीं देगा। जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है तो उच्चतम न्यायालय जो है वो परामर्श देता है। दोस्तों, ये बात है आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 143(1) के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में, किस मामले में? कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो एक तो बात ये किस मामले में, कानून और तथ्य के मामले में। कब? जब वो कहता है। दोस्तों, 143 के अनुसार देखिएगा 2 प्रकार के विषयों पर वो सलाह मांग सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। कितने विषयों पर सलाह मांग सकता है? 2। नंबर 1 तो हमारा आता है लोक महत्व। एक तो हमने क्या कहा, लोक महत्व के विषयों में कोई विधि या तथ्य संबंधी मामला है। तो दूसरा जो मामला है, कोई पूर्व संवैधानिक विधि है, कोई पहले से बनी हुई पूर्व संवैधानिक विधि है, या समझौता है, या कोई अन्य समझौता है। दोस्तों, या ऐसा कोई समकक्षीय विषय है। इन दोनों विषयों पर जो है वो राय मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। यानी एक तो लोक महत्व के विषयों पर या तथ्यों पर, एक पूर्व संवैधानिक कोई विधि है, समझौता है, या फिर अन्य समकक्षीय विषय है, ऐसों पर। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सलाह देने, उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है
और क्या राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ दोनों ही बातें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहले मामले में अगर अपने पहले मामले की बात करें तो पहले मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। यानी पहला जो मामला है, लोक महत्व का जो मामला है, उस पर सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरे मामले में वो परामर्श अवश्य देता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये हमने मौलिक अधिकारों में भी देखा था, यहाँ और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन सा है दोस्तों? 74 है, 56 है, 16 है या फिर 32 है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। और 32वां जो अनुच्छेद है उसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है तो उसके पास में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कम से कम वो कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। यानी उच्च न्यायालय से वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो कितने समय काम किया हुआ होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 25 वर्ष। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर यानी 10। आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के तहत जो बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और उच्चतम न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से करता है, उसके राय के अनुरूप करता है। एक और अनुच्छेद की बात करें 124(3). 124(3) कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होंगी वो अपने देख लेते हैं। 124(3) के अंदर योग्यताएं बताई गई हैं। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। नंबर 1 तो क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो सभी के लिए रहेगा। और दूसरी बात है एक या अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट के अंदर एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष वो क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। हमने क्या कहा? किसी भी राज्य के अंदर या एक से अधिक राज्यों के अंदर हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष वो न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, या फिर एक या अधिक हाई कोर्ट के अंदर वो क्या रह चुका हो? 10 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो, यानी एडवोकेट वो रह चुका हो। चौथा हम कह सकते हैं कि वो विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विधिवेत्ता हो किसकी राय में? राष्ट्रपति की राय में। अब देखिए अपने ये कहें भी कौन बनेगा न्यायाधीश, कौन बनेगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? पहली बात तो वो भारत का रहने वाला होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक हो। अब उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के अंदर देखिए 3 बातें हैं। सबसे आसान तो ये है कि राष्ट्रपति को आभास हो जाए भी ये जो न्यायाधीश है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा विधिवेत्ता है, तो भी हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो? देखिएगा या तो 5 वर्ष वो क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। किसमें? देखिए ये बात याद रखिएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो बात हमेशा हाई कोर्ट की रहेगी। तो हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष या तो वो क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वो क्या रहा हुआ हो? एडवोकेट रहा हो। दोनों में से कोई सी भी शर्त पूरी कर दे, या फिर राष्ट्रपति बोल दे भी इसको जो है विधि का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा। ये एक प्रकार की शपथ यहाँ पर बताई गई है। आपको बताना है कि यह शपथ कौन लेता है।
ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में। राष्ट्रपति लेता है, मुख्य न्यायाधीश लेता है, संसद के सदस्य लेते हैं या फिर राज्यपाल लेता है। दोस्तों कौन लेगा ये शपथ, आपको बताना है कि ये शपथ इनमें से कौन लेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये जो शपथ है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी है। अनुसूची 3 के तहत ये जो है बताई गई है शपथ। ये मुख्य न्यायाधीश के लिए भी है और ये महालेखा परीक्षक के लिए भी है। बात करें अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है जो पूछ रहा है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास में है। छठा हमारा प्रश्न है कि किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद चल रहा है उसको अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पर भेजने का अधिकार किसके पास में है। राष्ट्रपति के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में, उच्च न्यायालय के पास में या फिर इनमें से किसी भी नहीं। कौन सा होगा दोस्तों, बिल्कुल कॉमन सेंस का यूज करें तो भी हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर यानी सर्वोच्च न्यायालय। देखिएगा दोस्तों, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है और ये कहा गया है 139 क। अनुच्छेद कौन सा है, 139 क के तहत ये बात आती है। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है, यानी अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हमने ये तो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, लेकिन हमें बताना है कि इसका अभिप्राय क्या है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, पढ़ लिया होगा अच्छे से तो चेक कर लीजिएगा अपना सही आंसर। वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 129 में ऐसी बात कही गई है कि ऐसे न्यायालय जो भी निर्णय लेता है, जो भी इसकी कार्यवाही होती है उनको लिखा जाता है और उनके जो निर्णय है वो पूर्व डिसीजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये अन्य के लिए साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं और इनमें जो है किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है। किसे, केवल उच्च न्यायालयों को, केवल उच्चतम न्यायालयों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, या फिर जनपद न्यायालयों को। अच्छा प्रश्न है, किसे जो है वो अभिलेख न्यायालय माना गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। तो देखिएगा दोस्तों, अभिलेख न्यायालय की अभी हमने बात की थी, इनके जो डिसीजन है वो नीचे वाले न्यायालयों के लिए साक्ष्य के काम करते हैं। यहाँ अभिलेख न्यायालय में हम बताएं उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है, दोनों को ही जो है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को माना गया है और 215 के तहत जो है हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है क्या, कौन सी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। हमें बताना है कौन सा सही आंसर है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। आर्टिकल 137 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को या आदेशों को पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। तो पुनर्विलोकन करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है क्या। तो दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। प्रश्न क्या है देख लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है वो दिल्ली में होती है, तो क्या अन्य स्थान पर भी की जा सकती है क्या दोस्तों, और की जा सकती है तो कैसे। क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आर्टिकल 130 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर
अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। दोस्तों तो दोस्तों क्या कहा गया, वापस सुन लीजिएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। दोस्तों तो बात क्या होगी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। दोस्तों ऑप्शन है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही PIL लगाई जा सकती है। PIL अगर कहें तो जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं PIL। जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ही लगाई जा सकती है। दोस्तों देखिए ये संविधान में नहीं थी, ये एक न्यायिक पहल के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों और इसमें जो मुख्य नाम आता है वो आता है PN भगवती का। PN भगवती का कभी पूछ लिया जाए तो। और देखिएगा ये कहाँ से शुरुआत हुई, या हम के जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी USA से। USA में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। दोस्तों और ये एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है। इसका मतलब कम तो किया जा सकता है, कब कम कर सकते हैं। 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा पर, 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा पर, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, या किसी भी दशा में नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी 360 का जो वित्तीय आपात है उसके अंतर्गत कम किया जा सकता है। दोस्तों बात करें 13वें प्रश्न की। प्राय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपने देखा होगा अधिकतर जो सीनियर जो न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 18वें, 19वें, 20वें, या फिर संविधान इस पर खामोश है? क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी संविधान इस पर खामोश है, कहीं भी ऐसा कहा गया नहीं है। दोस्तों बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की, यानी एकीकृत जो हमारा न्यायालय है वो व्यवस्था कहाँ से की गई है? ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से, 1919 से, या पिट्स इंडिया एक्ट 1773 से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये व्यवस्था ली गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन है, 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है, 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। 4 नंबर है अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित नहीं है। दोस्तों तो सही आंसर कौन सा हो गया? ये बाकी बातें सारी की सारी सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 16वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, हमें बताना है। इनमें से देखिएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, KN वांचु थे, कैलाशनाथ वांचु थे, SS सिकरी थे, या YB चंद्रचूड़ थे? कौन था दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हीरालाल जे कानिया, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? हमें बताना है सबसे लंबी अवधि तक, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है इनमें से? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है YV चंद्रचूड़, सबसे लंबा समय इनका रहा हुआ है। 18वां प्रश्न, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? मुख्य न्यायाधीश नहीं, हमने कहा न्यायाधीश कौन थे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बी, या इंदिरा जयसिंह। हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर है फातिमा बीबी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं?
यानी कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय की श्रृंखला में भी आते हैं और उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में भी आते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है मूल अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है ना। कोई भी केंद्र और राज्य या राज्य राज्य के मध्य विवाद हो तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के पास में आते हैं, ये इसका मामला नहीं है। लेकिन मूल अधिकारों के विषय में अधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास में भी है और उच्चतम न्यायालय के पास में भी है। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? हमें बताना है संघीय न्यायपालिका जो है उसका उल्लेख किस भाग में है। कौन से भाग में है दोस्तों? 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। इसका सही आंसर है भाग 5। भाग 5 में बताया गया है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, अंग्रेजी का, हिंदी व अंग्रेजी दोनों का, या 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा? क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 2 यानी अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, 22वां हमारा प्रश्न है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? क्या कहा गया है? संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न, विधि का कोई प्रश्न है तो उसके लिए जो न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 नंबर यानी 5 सदस्य या 5 न्यायाधीश होने चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय के पास में निरीक्षण की शक्ति है तो वो किसका निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का, अधीनस्थ न्यायालय का, या फिर निर्वाचन आयोग का? किसका कर सकता है दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का वो निरीक्षण कर सकता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, या फिर परमादेश? कौन सा नहीं लागू कर सकता है? आई होप हल्का सा रिकॉल करेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? निषेधाज्ञा ये लागू नहीं करता है दोस्तों, बाकी तो इसकी रिट है वो जारी करता है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है? क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न हमारे जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित थे, उससे जुड़े हुए जितने प्रकार के क्वेश्चन थे वो सारे हमने देख लिए हैं दोस्तों। कल अपने देखेंगे उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो पूरा लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका जो पूरा अध्ययन कर सकते हैं। छोटे से वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी, उपयोगी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी कर लेना, अगर आप हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो। दोस्तों PDF के लिए और डेली इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।